स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द राइजिंग क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 की, जिसमें हमें बात करनी है विभिन्न पदार्थों की पीएच की। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये जो क्लास है ये न सिर्फ 10th क्लास बल्कि 9th क्लास और मेरे उन भाइयों के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें जनरल साइंस आती है उन सभी के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम विभिन्न पदार्थों की पीएच की बात करने वाले थे और मैंने कहा था आपसे कि हम इसे अलग अलग ट्रिक से सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ है सांद्र HCl। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सांद्र HCl एक प्रबल अम्ल है और अगर प्रबल अम्ल है तो इसकी पीएच सबसे कम होगी, तो इसीलिए इसकी पीएच है 0। और वहीं अगर हम सांद्र HCl में थोड़ी मात्रा में जल मिला दें तो तनु HCl बन जाएगा और उसकी पीएच हो जाएगी 1। आपने एक बात नोटिस की हो तो मैंने अभी बोला है कि सांद्र HCl में हम थोड़ी मात्रा में जल मिला दें, जो कि कल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हमें जब भी हम लोग को तनु करना होता है तो हम जल में सांद्र अम्ल मिलाते हैं, ना कि सांद्र अम्ल में जल। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, पिछली वीडियो में इसके बारे में हमने पूरी डिस्कशन की है। तो अगर सांद्र HCl होगा तो 0 और तनु HCl होगा तो 1। नींबू के रस की पीएच याद करने के लिए मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी कि नींबू के रस की जो पीएच है वो याद करनी है 2.2। तो हम कैसे याद करेंगे? 2 रुपए के 2 नींबू। क्या? 2 रुपए के 2 नींबू। इस ट्रिक से आप नींबू के रस की पीएच कभी नहीं भूलोगे। 2 रुपए के 2 नींबू। वहीं टमाटर की या टमाटर के रस की जो पीएच होती है वो होती है 4.1, यानी कि 4 रुपए का एक टमाटर। 4 रुपए का एक टमाटर। इसी तरह आप देखिए MgOH का होल ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं एसिडिटी के उपचार में भी मैंने लिखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। आप सभी जानते हैं कि हम जनरली जब एसिडिटी से पीड़ित होते हैं तो हम इनो का यूज करते हैं, और आप इतना भी जानते होंगे कि इनो की जो प्राइस है वो 10 रुपए है। तो इसी तरह हम इस ट्रिक से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच याद रख सकते हैं 10। क्या कहा मैंने? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी हो जाएगी हमारे लिए? 10। वही रक्त की पीएच मोस्ट इंपोर्टेंट है। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन हो चुका है कि रक्त की पीएच निम्न में से क्या होती है? तो रक्त की पीएच होगी 7.4। हो सकता है कहीं कहीं पर आपको ये 7.35 से 7.45 भी देखने को मिल जाए, बट हाँ 7.4 भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बात करें हम जितना इंपोर्टेंट रक्त की पीएच है उतनी ही इंपोर्टेंट जठर रस की पीएच भी है। जठर रस की पीएच होती है 1.2। और पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि NaOH एक प्रबल क्षार है। NaOH क्या है? प्रबल क्षार। प्रबल क्षार है तो उसकी पीएच सार्वधिक होगी और सबसे ज्यादा पीएच होती है सांद्र NaOH की 14। और अगर सांद्र NaOH की 14 है तो ऑब्वियस बात है तनु NaOH की होगी 13, यानी कि एक कम। तो यहाँ हमने विभिन्न पदार्थों की पीएच की बात की जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस यहीं पर यह हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफी इंपोर्टेंट हो जाती है। अब आगे हम बात करते हैं पीएच के दैनिक जीवन में उपयोग। पीएच के दैनिक जीवन में उपयोग में हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट और सबसे पहला जो उपयोग है वो है आमाशय में या उदर में, जिसे हम एसिडिटी के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम इसे बोले तो अति अम्लता। एसिडिटी मतलब एसिड की अधिकता, एसिड की अधिकता अर्थात अम्ल की अधिकता, जिसे हम हिंदी में कहेंगे अति अम्लता। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लिखकर लाया हूं। अपच की स्थिति में आमाशय में अधिक मात्रा में HCl के स्त्राव के कारण पेट में तेज दर्द व जलन का होना। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है जो कि हमारे आमाशय को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लें या पानी का सेवन ना करें तो आमाशय पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि खाने का पाचन तो करना है। उसी प्रेशर के कारण हमारा आमाशय ज्यादा मात्रा में अम्ल स्रावित करने लग जाता है। वो अम्ल हमारे भोजन का तो पाचन कर देता है पर उसकी अधिकता होने के कारण पेट में दर्द और जलन होने लगती है। इस कंडीशन को हमने नाम दिया एसिडिटी। अब ऑब्वियस बात है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया कि अगर अम्ल के गुण या अम्ल के प्रभाव को उदासीन करना है तो हमें क्षार डालनी होगी, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट कर लवण और जल का निर्माण कर लेते हैं और यही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो अति अम्लता के उपचार के लिए हम हल्के क्षारीय पदार्थ का उपयोग करेंगे, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस और इसकी पीएच अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ डिस्कशन की, कितनी लिखी हुई है? 10। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 10। उसके बाद बात करें हम दंतशय की। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा दंतशय। दंतशय मतलब दांतों में दर्द। तो आप देखिएगा
मुंह की पीएच जब 5.5 से कम हो जाए तो दांतों में दर्द प्रारंभ हो जाता है, और दांतों के कौन से भाग में? इनेमल वाले भाग में। अब बात आती है सर इनेमल क्या होता है, तो हमारे जो दांतों का वाइट भाग होता है उसे ही हम इनेमल के नाम से जानते हैं। तो दांतों के इनेमल वाले भाग में दर्द प्रारंभ हो जाता है, और इसके उपचार के लिए हम क्षारीय प्रकृति के दंत मंजन का उपयोग करते हैं। अगर आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा है सर मुंह की पीएच 5.5 से कम क्यों हुई, तो इसके पीछे का रीजन है दांतों को अच्छे से साफ ना करना। तो पीएच के दो उपयोग हमने अपने डेली लाइफ में देखे, एक तो एसिडिटी और एक दंतक्षेप। पीएच के तीसरे उपयोग की हम बात करते हैं, तो तीसरा है पादपों व जंतुओं में, तो यहाँ लिखा हुआ है पादपों व जंतुओं में आत्मरक्षा, अर्थात पादप और जंतुओं में भी पीएच के जरिए किस तरह से आत्मरक्षा होती है हम इसकी बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हमें मधुमक्खी काटती है तो हमें उस एरिया पर तेज दर्द और जलन होने लगता है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें पाया जाता है, ये लिखा हुआ है देखिए आप यहाँ, मेथेनोइक अम्ल, जिसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसे फार्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, वापस दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, कि जब भी अम्ल जाएगा, जहां भी अम्ल जाएगा वहां दर्द पैदा करेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने आमाशय में बात की, आमाशय में जब अम्ल की अधिकता हुई तो पेट में दर्द होने लगा। वहीं अगर मधुमक्खियों में काट ले तो मेथेनोइक अम्ल हमारी त्वचा में चला जाएगा और हमें वहां भी दर्द होने लगेगा, और उसके उपचार के लिए हम क्षारीय पदार्थ डालेंगे। तो आप जानते हैं कि कोई भी जंतु या कोई भी जीव आपको तभी नुकसान पहुंचाता है जब या तो आप उसे नुकसान पहुंचाओ या उसे आपसे अपनी आत्मरक्षा करनी है। इसलिए कहा गया है कि जंतुओं में पादपों में आत्मरक्षा। तो इसको देखो हम कैसे समझेंगे, तो आप देखिएगा नेटल नाम का एक पौधा होता है जो कि जनरली जंगलों में पाया जाता है। इसकी पत्तियों पे सूक्ष्म रोम या छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। जब आप उन्हें छू लो तो उन कांटों में मौजूद मेथेनोइक अम्ल आपकी त्वचा में प्रवेश कर जाएगा और आपको उस जगह पर दर्द होने लगेगा। इससे बचाव के लिए आप वहां मौजूद, देखिएगा इसका बचाव लिखा हुआ है, समीप स्थित डाक नामक पौधे की पत्तियों को रगड़ना। देखा क्या लिखा हुआ है, नेटल की पत्तियों को छूने पर इसके सूक्ष्म रोगों में उपस्थित मेथेनोइक अम्ल त्वचा में चला जाता है, जिससे तेज दर्द होने लगता है। उपचार क्या है इसका, तो समीप स्थित डाक नामक पौधे की पत्तियों को रगड़कर हम उस दर्द और जलन से राहत पा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, सर अगर हमने डाक नामक पौधे की पत्तियां रगड़ी है तो हो सकता है हमसे ये भी पूछ लिया जाए कि डाक नामक पौधे की जो पत्तियां होती है उसकी प्रकृति बताइए। तो ऑब्वियस बात है, अगर आप अम्ल का उपचार कर रहे हो तो जो प्रकृति होगी वो तो क्षारीय होगी। तो डाक नामक पौधे की पत्तियों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय। अगला एग्जाम्पल मैंने आपको मधुमक्खी का दिया, तो मधुमक्खी जब आपको काटे तो मेथेनोइक अम्ल आपकी त्वचा में जाएगा और इसका उपचार होगा बेकिंग सोडे से। अब आपको एक सवाल माइंड में आ रहा होगा, और आता है तो आपको करना भी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं इस सवाल को, पर उससे पहले मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। सवाल यह है कि सर जब आप हमें नेटल नामक पौधे की पत्तियां हमने स्पर्श की तब भी मेथेनोइक अम्ल हमारी त्वचा में गया, दर्द तब भी हुआ, और मधुमक्खी ने काटा तब भी मेथेनोइक अम्ल हमारी त्वचा में गया, दर्द तब भी हुआ। पर नेटल नामक पौधे की पत्तियों के उपचार के लिए हमने डाक नामक पौधे की पत्तियों का उपयोग किया, जबकि मधुमक्खी के उपचार के लिए हम बेकिंग सोडे का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए कि अगर आप बाई चांस जंगल में जा चुके हैं और जंगल में आपको नेटल नामक पौधे की पत्तियां स्पर्श करने से दर्द हो रहा है, तो जंगल में आप बेकिंग सोडा तो लेकर नहीं जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम जंगल में बेकिंग सोडा लेकर घूमेंगे। तो ऑब्वियस बात है, अगर जंगल में हमें कोई हानि पहुंची है तो उसका जो उपचार है वो तो हमें जंगल में ढूंढना होगा, और मधुमक्खी ने अगर हमें घर पर काट लिया तो हमें जंगल में जाकर डाक नामक पौधे की पत्तियां तो ढूंढने नहीं जाएंगे। तो इसीलिए अपना अपना पर्टिकुलर उपयोग इन दोनों का है। डाक नामक पौधे की पत्तियों का कहां पर, नेटल की पत्तियां आप स्पर्श कर लो तब, और मधुमक्खी का डंक अगर आपको लग जाए तो बेकिंग सोडे। उसी तरह अगला है अम्लीय वर्षा, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा। वर्षा के जल की पीएच जब 5.6 से कम हो जाए तो उस वक्त होने वाली जो वर्षा है वो कहलाती है अम्लीय वर्षा। एक बात आप नोटिस कीजिएगा, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपको सेम एग्जाम में वैसा नहीं लिखना है, आपको जो लैंग्वेज है वो खुद क्रिएट करनी होगी। जैसे कि देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है अम्लीय वर्षा, वर्षा के जल की पीएच 5.6 से कम होने पर होने वाली वर्षा। तो आप कैसे लिखेंगे कि जब वर्षा के जल की पीएच
5.6 से कम हो जाए तो उस वक्त होने वाली वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए और मैं मानता हूं आपके अंदर इतना कॉमन सेंस है। इससे हानियां क्या होती है, तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार पूछा जा चुका है कि ताजमहल के पीले रंग का क्या कारण है, कि ताजमहल पीला क्यों पड़ता जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रदूषण, पर प्रदूषण डायरेक्टली ताजमहल पर थोड़ी जा रहा है। उस प्रदूषण से बढ़ रही अम्लीय वर्षा और उस अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग कैसा पड़ता जा रहा है, पीला, क्योंकि अम्ल संगमरमर को खराब कर देता है। अम्ल क्या करता है, संगमरमर को खराब कर देता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप घर पर कर सकते हैं। आप सभी के घर पर जो पत्थर है, जो आपके नीचे फर्श है, अब उस फर्श पर जनरली हमारे एरिया में कोटा स्टोन पाया जाता है। उस कोटा स्टोन पर आप नींबू की 2 से 3 बूंद डालिए, आप देखेंगे कि वो जो नींबू की बूंद उस पर कोटा स्टोन पर गिरी है, वो उस कोटा स्टोन की जो सतह है उसे खराब कर देती है, उसे वाइड बना देती है। तो इस तरह से हमारा कहने का मतलब है कि अम्ल जो होता है वो संगमरमर को खराब कर देता है। तो ये अम्लीय वर्षा ताजमहल के संगमरमर को धीरे धीरे क्या करती जा रही है, खराब करती जा रही है, उसका रंग पीला पड़ रहा है। और साथ ही साथ फसलों में मृदा को भी नुकसान हो रहा है। और अगर मैं एक और नुकसान ऐड करूं तो जलीय जीवों को भी यहाँ नुकसान हो रहा है। जलीय जीवों को नुकसान, सर जलीय जीवों को नुकसान कैसे, तो जब अम्लीय वर्षा का जल नदियों में होता हुआ समुद्रों में जाएगा या नदियों में ही जाएगा, तो नदियों में रहने वाले और समुद्रों में रहने वाले जलीय जीवों को ये क्या पहुंचा देगा, नुकसान पहुंचा देगा। अब अगर हम अम्लीय वर्षा से बचाव करना चाहते हैं या अम्लीय वर्षा को रोकना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है हम बादलों में जाकर क्षार डाले हैं। जैसा कि मैंने कहा भी है कि अम्ल के उपचार के लिए हम क्षार डालते हैं, पर अम्लीय वर्षा के उपचार के लिए ये थोड़ी ना कि हम बादल में जाएंगे और वहां क्षार डाल देंगे या हमारे घरों पर क्षार डाल लें जिससे अम्लीय वर्षा हो उसका बचाव हो जाए। ऐसा हम कर नहीं सकते। तो अम्लीय वर्षा से बचाव का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हम प्रदूषण पर क्या करें, नियंत्रण। प्रदूषण को कम कर कर हम अम्लीय वर्षा से बचाव कर सकते हैं। अगली बात आती है मृदा की पीएच। ये मेरे जो भाई कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मृदा की पीएच, क्योंकि एक ही क्वेश्चन एग्जाम में इस यहाँ से पूछ होता है कि अम्लीय मृदा का उपचार निम्न में से किस पदार्थ द्वारा किया जा सकता है, या क्षारीय मृदा का उपचार निम्न में से किस पदार्थ द्वारा किया जा सकता है। अब अम्लीय मृदा या क्षारीय मृदा क्या होती है, बात तो ये भी निकल कर आती है। तो आप याद रखिएगा कि हर फसल के लिए एक निश्चित पीएच की ही मृदा की आवश्यकता होती है। जस्ट एग्जांपल, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि गेहूं की फसल हमें उगानी है और उसके लिए हमें मृदा की पीएच 7 होनी चाहिए। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ गेहूं के लिए 7 पीएच का होना कंपलसरी है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मृदा की पीएच कितनी होनी चाहिए, 7। बट हमने खाद डाल डालकर, रासायनिक उर्वरक डाल डालकर और भी बहुत सारे काम कर अपनी मृदा की जो पीएच है वो गिरा ली, यानी कि हमारी मृदा की पीएच कितनी हो गई है, 5 हो गई है। तो ऑब्वियस बात है हमारी उस मृदा में अच्छी तरह से या अच्छे गेहूं का उत्पादन नहीं होगा। गेहूं की उत्पादन क्षमता हमारी मृदा की कम हो जाएगी। हमारी मृदा उतना गेहूं उत्पादित नहीं कर पाएगी जितनी उसकी क्षमता है, क्योंकि पीएच तो चाहिए 7 और हमारी तो है 5। तो हमें उसका उपचार करना होगा, क्योंकि हमें तो गेहूं का अच्छा उत्पादन चाहिए ना। तो हमारी मृदा हो चुकी है अम्लीय, क्योंकि 7 से अगर कम हो जाए, 5 हो जाए तो अम्लीय हो चुकी है। तो हमें उसमें डालना होगा क्षारीय पदार्थ। अब क्षारीय पदार्थ क्या, तो सर क्षारीय पदार्थ के तौर पर आप चूने का पानी डाल दीजिए। क्षारीय पदार्थ के तौर पर आप क्या डाल दीजिए, चूने का पानी, क्योंकि चूने का जो पानी होता है वो क्षारीय होता है। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएं तो मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या सर क्षारीय पदार्थ तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी था, क्या हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मृदा में डालकर उपचार नहीं कर सकते? तो बेटा डाल तो सकते हैं, पर क्षारीय मृदा में अगर हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाला तो बजट बढ़ जाएगा, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है महंगा और चूने का पानी होता है सस्ता, तो और खेत होते हैं बड़े। तो हम यहाँ पर क्षारीय पदार्थ के तौर पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ना डालकर केवल और केवल किसका यूज करेंगे, चूने के पानी का। और भी हम क्षारीय पदार्थ डाल सकते हैं, बट जनरली हमें एक याद रखना है, क्षारीय पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी। और वहीं यही एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, जैसा मैंने आपसे कहा पहले कि हमारी मृदा की पीएच होनी चाहिए थी 7, बट हमारी गलतियों की वजह से 5 हो गई तो अम्लीय हो गई, अम्लीय हो गई तो हमने क्षारीय पदार्थ डाल दिया। बट अगर मान लो हमारी गलतियों की वजह से या हमारी जो है गलत ट्रेनिंग की वजह से मृदा की पीएच बढ़ गई, जस्ट लाइक दैट 9 हो गई, कितनी हो गई,
नो हो गई तो मृदा तो क्षारीय हो गई। अब अगर क्षारीय मृदा हो गई तो हमें तो अम्लीय पदार्थ डालने होंगे, तब जाकर वो उदासीन होगी। तो अम्लीय पदार्थ, ये देखिए यहाँ पर क्षारीय या सॉरी मृदा की पीएच क्षारीय होने पर उसमें अम्लीय पदार्थ डालते हैं, जैसे कि जिप्सम CaSO4.2H2, जैसे कि जिप्सम CaSO4.2H2। यानी कि अगर अम्लीय मृदा हो जाए तो क्षारीय पदार्थ डालकर काम चला, और क्षारीय मृदा हो जाए तो अम्लीय पदार्थ डालकर काम चला। तो जैसा कि हमने देखा क्षारीय मृदा हो तो हम अम्लीय पदार्थ का यूज करेंगे, और अगर अम्लीय मृदा हो जाए तो हम क्षारीय पदार्थ का यूज करेंगे। देख सकते हैं आपके सामने पीएच के सारे ही उपयोग लिखे हुए हैं, तो आप इन सबको अच्छे से नोट कर लीजिए। और तो पीएच स्केल की बात करने के बाद, पीएच के दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ने के बाद हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है लवण। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान लवण का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ ऐसा ही लिखा हुआ है कि अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बना पदार्थ क्या कहलाता है? लवण। लवण के पदार्थ प्रकारों की बात करें हम, तो लवण के प्रकार हमारे पास 3 है, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। जिसे आप जस्ट एक सेकंड में सीख सकते हैं कि वे अम्ल या सॉरी वे लवण जो प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार की क्रिया से बनते हैं। प्रबल तो अम्ल और दुर्बल क्षार, क्योंकि जो लवण हम बनाने आए हैं वो तो अम्लीय है ना, तो हमें जो अम्ल लेना होगा वो प्रबल लेना होगा और क्षार लेना होगा दुर्बल, ताकि अम्लीयता बनी रहे। तो प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार की क्रिया से बना लवण, जैसे कि अमोनियम है, क्लोराइड NH4Cl। ये आपको याद रखना है कि जो अम्लीय लवण होता है उसकी पीएच होती है 7 से कम, क्योंकि अम्लीय पदार्थों की पीएच भी 7 से कम होती है। वही क्षारीय लवण की बात करूं मैं, तो प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल की क्रिया से बना लवण, प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल की क्रिया से बना लवण जो होता है वो क्या होता है? क्षारीय लवण। चूंकि क्षारीय लवण है तो क्षार प्रबल होना चाहिए और अम्ल होना चाहिए दुर्बल, जैसे कि सोडियम एसिटेट, इसको बोलेंगे हम सोडियम एसिटेट, उसकी पीएच होगी 7 से अधिक। अगला है उदासीन लवण। तो उदासीन लवण प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार की क्रिया करवा लीजिए, या आप चाहें तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया भी करवा सकते हैं। इन दोनों की क्रिया से जो लवण बनता है वो बनता है उदासीन लवण, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक भी बोलते हैं, इसकी पीएच होती है 7। चूंकि उदासीन है तो पीएच क्या होगी? 7। लास्ट हमारा बचता है दैनिक जीवन में काम आने वाले लवण। इन दैनिक जीवन में काम आने वाले लवणों में हम पढ़ेंगे इनके सामान्य नाम, इनके रासायनिक नाम और साथ ही इनके रासायनिक सूत्र। ये जो लवण आपके सामने लिखे हुए हैं, ये जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, ये पूरी क्लास 10th क्लास के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और कंपटीशन एग्जाम में ये लवण काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको इन्हें अच्छे से समझना है और याद करना है। देखना पहला क्या है? नमक। आप सभी जानते हैं, आपके डेली लाइफ में डेली काम आता है नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड, और इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जो जनरली साबुन में पाया जाता है, जैसे पाया जाता है कास्टिक सोडा साबुन में, इसीलिए हम कहते हैं साबुन में कास्टिक होता है, जिससे त्वचा खराब होती है। तो कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगला है धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए आपने लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2। और अगला है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडे को हम क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम खाने के सोडे या मीठे सोडे के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग भी हमें पता है, पकोड़े वगैरह बनाने में, केक वगैरह बनाने में हम करते हैं। इसका जो सूत्र होगा वो होगा NaHCO, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला है हमारा POP, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, और रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2, CaSO4.12H2। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके जस्ट सामने एक और सूत्र लिखा हुआ है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं बच्चों को जब भी POP पढ़ाता हूँ तो POP का बड़ा भाई जरूर याद करवाता हूँ। अब POP का बड़ा भाई मतलब सर, तो आप देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका सूत्र है CaSO4.12H2 और इसका सूत्र है CaSO4.2H2। तो अगर बच्चे को POP पता है तो उसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी पता है, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है
कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम मैं बता चुका हूं, इसका रासायनिक सूत्र में बता चुका हूं। आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में इसका सामान्य नाम टाइप करके बताना है, जो कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो इसी वीडियो के दौरान आपको मिल जाएगा। बस आपका काम इतना सा है कि कमेंट बॉक्स में इसका रासायनिक नाम सामान्य नाम लिखकर मुझे बताएं। अगला आप देखिए विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो यहाँ आकर फाइनली हमारे दैनिक जीवन में जो लवण है वो भी कंप्लीट हुए। इस चैप्टर के दौरान हमने सीखा अम्ल, क्षार और पीएच स्केल के बारे में और लास्ट में लवण के बारे में। यहाँ जाकर हमारा चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो पूरी तरह समाप्त होता है। आप वीडियो को पूरा देखें और नोट्स को अच्छे से नोट कर अपने एग्जाम को क्लियर करें।